Hi, good morning, students. In my previous lecture on CPC, we had reached order 23. We have seen that after a suit was instituted in section 26, I read with order 4, the court came into picture in order 10. उससे पहले क्या था that we had a suit और suit में word use और section 26 में word used हुआ था plaint. Why was the word petition not used? Why was the word plaint used? The reason was that a petition becomes plaint only if it is governed by order 1. Parties कैसे जुड़ेंगी, उसके causes of action कैसे जुड़ेंगे, order 2. उसके principles क्या होंगे, order 6. all aspects, उसके अंदर content क्या होगा, rejection क्या होगा, return क्या होगा, order 7. ये था पहला पार्ट. एक बार प्लेन डाल दी, नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिफेंडेंट को बुलाएंगे. डिफेंडेंट को हमने बुलाया ऑर्डर 5 में. डिफेंडेंट आ सकता है, उसका रिकॉग्नाइज एजेंट आ सकता है, उसका प्लीडर आ सकता है, ऑर्डर 3. डिफेंडेंट आ गया, उसने अपना WS डाल दिया, ऑर्डर 8. अभी तक कोर्ट पिक्चर में नहीं आया था. नाउ सपोज द पार्टीज डिड नॉट कम, प्लेंटिफ नहीं आता है, तो डिसमिसल्स, बहुत सारे डिसमिसल्स हमने देखे ऑर्डर 9 में, बट सिर्फ ऑर्डर 9 तक सीमित नहीं थे डिसमिसल्स. We saw that there were many other orders जहां पे dismissals हैं, जो मैं आपको साथ साथ लिखवाता रहा हूं. I told you, dismissal of a suit is a complete question of 20 marks. और जब भी dismissal का आए तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नॉर्मली ऑर्डर 9 तक सीमित रह जाएंगे. Whereas I have seen कि dismissal जो है वो 4 जगह आ चुका है, एंड आई हैव गिवन यू ऑल द साथ साथ लिखवाया है. हमें एक एज देना है. कंपटीशन में एज कैसे देंगे, कि हम कुछ एक्स्ट्रा लिखें बाकियों से. तो मैंने जितने आपको डिसमिसल, कल भी मैंने आपको एक नया टाइप का डिसमिसल बताया था, वेयर देयर वाज अबेटमेंट डिसमिसल बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी. वो एक अलग तरह का डिसमिसल था. तो सारे डिसमिसल्स एक जगह इकट्ठे करके एक क्वेश्चन बनाना है आपको. डिसमिसल हो गया अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा है या प्लेंटिफ की गलती है, और अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे ऑर्डर भी देखा हमने और एक्स पार्टे डिक्री भी देखी. ऑर्डर 9 तक कहीं भी कोर्ट नहीं आया. Nowhere did the court come. The court comes into picture for the first time in order 10. फर्स्ट हेयरिंग. तो फर्स्ट हेयरिंग में क्या क्या होगा वो हमने सारा डिटेल्स में देखा, पूरा लेक्चर है उस पर. कोर्ट अपना माइंड क्लियर करता है ऑर्डर 10 में. ऑर्डर 10 में ही हमने देखा कि अगर वो एडीआर में भेजना चाहे तो एडीआर का पूरा लॉ हमने देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट हमने जजमेंट्स देखे सुप्रीम कोर्ट के. जो केरला हाई कोर्ट वाला जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, डिटेल में डिक्टेट कराया मैंने आपको. तो एडीआर में 89 के साथ हमने सारे एडीआर देखे. तो एडीआर में अगर भेजना है या उसने अपना माइंड क्लियर करना है तो ऑर्डर 10 था, रेड विद सेक्शन 89. पार्टीज का माइंड क्लियर नहीं है, फैक्ट के बारे में क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर नहीं है. फैक्ट का जहां क्लियर नहीं है तो वहां हमने कौन सा लॉ पढ़ा, ऑर्डर 11, इंटेरोगेटरीज. इंटेरोगेटरीज फैक्ट्स मांगने के लिए, और जहां डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वहां हमने डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए. डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ऑर्डर 11 में आ गए. अब नेचुरली क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी तो ऑल द लॉ रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, उनके अंदर एंडोर्समेंट्स क्या क्या होंगी, उनका अगर इंपाउंड कर रहे हैं तो इंपाउंडिंग कैसे होगा, या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा, ये पूरा ऑर्डर 13. अब जो कुछ प्लेंटिफ ने लिखा है सारे मुद्दे तो नहीं बनने वाले. अगर डिफेंडेंट उस चीज को एग्री कर रहा है तो वो इशू ही नहीं बना. ट्रायल किस पे बनेगा, सिर्फ इश्यूज पे. तो जो चीजें डिफेंडेंट मानने को तैयार है या उसे मनवा सकते हैं तो उसको इशू, टाइम बचाएंगे कोर्ट का. इसीलिए हमने ऑर्डर 12 बनाया.
कि जितने भी एडमिशंस करवाने हैं, एडमिशंस तो द एंटायर लॉ ऑफ एडमिशंस, बट एडमिशंस मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको एडमिशंस 3 तरह के हैं। एक एडमिशंस जो प्लेंट वगैरह में आ गए या आपकी प्लीडिंग में आ गए, ये है एडमिशन बाय नोटिस, और एक है एडमिशन बाय एग्रीमेंट। वो एडमिशन बाय एग्रीमेंट कहां था, हम पढ़ चुके हैं एविडेंस एक्ट सेक्शन 58, कि जहां दोनों पार्टीज एग्री करती हैं वहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो 3 तरह के एडमिशन से तीसरे टाइप का एडमिशन, एडमिशंस बाय नोटिस देख के दूसरे को हम एडमिट करा रहे हैं, दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्डर 12। 13 ऑर्डर लग गए मामला कट एंड ड्राई करने को। तब फिर अब कोर्ट का माइंड क्लियर है, अब ट्रायल शुरू होना है। पर ट्रायल शुरू होने से पहले क्या करना है, क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में एक ही चीज, वहां फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यहां फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब जो इश्यू फ्रेम हो गए उसी पे ट्रायल चलेगा। जो वहां सीआरपीसी में चार्जेस फ्रेम हो गए, बस ट्रायल उन्हीं पे चलेगा। पर हो सकता है कोई इशू बीच में आ जाए, नया आ जाए, या कोई चार्ज नया आ जाए। जिसको मैंने गोली मारी थी पहले, अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो मर गया, मर्डर में हो जाए। इसीलिए दोनों में ऑल्टर ऑफ चार्ज, ऑल्टर ऑफ इश्यूज, ऑल्ट्रेशन अलाउड है। ये सारा हमने लॉ देखा। फर्स्ट छोटा सा मामला है, पहली हियरिंग में ही खत्म हो रहा है, ऑर्डर 15 आ गया। फर्स्ट हियरिंग में फिनिश, बिकॉज मामला बहुत छोटा था, दोनों पार्टीज एग्री हो रही थी, हमने फटाफट खत्म कर दिया, डिक्री पास कर दी। अब हमारे पास इश्यूज फ्रेम्ड है, अब हमने क्या करना है, ट्रायल शुरू। ट्रायल शुरू में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले किस चीज पे करोगे ट्रायल, एविडेंसेस। एविडेंसेस कौन देंगे, विटनेसेस। तो विटनेसेस को बुलाएंगे, विटनेसेस को हम बुलाएंगे ऑर्डर 16 में। ऑर्डर 16 में हमने देखा, हम पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 30, 31, 32। विटनेस नहीं आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो गिरफ्तारी की पावर सिर्फ सीआरपीसी में नहीं है, हम देख चुके हैं, इट इज ऑल्सो देयर इन सीबीसी सेक्शन 32। उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, या फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद हमने देखा उसका फाइन, उसका जो फाइन का वो भी बढ़ा दिया गया। चलो जी, विटनेस आ गए, अगला स्टेप क्या है, वकील साहब कहते हैं जी आज मैं बीमार हूं, हार्ट अटैक हो गया, एडजर्नमेंट्स, ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट्स। चलो जी, एडजर्नमेंट्स भी खत्म हो गई। अब द ट्रायल ऑर्डर 18 हमने डिटेल में पढ़ा है, वो एक एक वर्ड पढ़ा है, कौन शुरू करेगा, राइट टू बिगिन, ऑल दैट एस्पेक्ट्स वी हैव डन। अब जब ट्रायल चल रहा है तो सिर्फ इशू नहीं होते कि सिर्फ इशू भी चलेगा, 1000 चीजें अलग भी हो सकती हैं। 1000 चीजें अलग कौन सी हो सकती हैं, देयर कैन बी मेनी पैरेलल प्रोसीडिंग्स। कौन सी हो सकती हैं वो भी हम देख चुके हैं। पहली पैरेलल प्रोसीडिंग इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, जो हम पार्ट 3 सीपीसी में देख चुके हैं, सेक्शंस 75, 76, 77, 78। कमीशन अब कब भेजेंगे, सीपीसी का दायरा कमीशंस का बहुत बड़ा है। विटनेसेस नहीं आ सकते उसको बुलाने, उसको पूछताछ करने के लिए, इंस्पेक्शन करना है मौके का उसके लिए, अकाउंट्स लेने हैं उसके लिए, कोई मिनिस्टीरियल काम करना है उसके लिए। ये सारे हमने देखे। 75 में पूरी लिस्ट है किन किन चीजों पे कमीशंस हो सकती हैं। उनका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर था ऑर्डर 26, हमने सारा डिटेल में पढ़ा। सीपीसी में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग क्या होती है, प्लीज दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिनका डायरेक्ट बेरिंग जजमेंट पे होता है, जो जजमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी, वो होती है इंसिडेंटल। बट इसके साथ एक और प्रोसीडिंग भी है हमारे पास, चैप्टर पार्ट 6 ऑफ सीपीसी, विच आर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं, जिनका असर जजमेंट पे नहीं दिखता। बट सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्यों होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। जब तक डिक्री आएगी, पता चला डिफेंडेंट ने तो बेच बूझ के भाग गया, प्रॉपर्टी सारी बेच दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और किसी को और कुछ जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दी, या खुद ही भाग गया,
इसीलिए हमने देखा कि जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो बेसिकली जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड होती हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। जो हमारी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं सीपीसी में वो दी गई हैं सेक्शन 94 में, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स हमने देखे। तो पहला क्या था? अरेस्ट, अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट या अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट, बट देन दिस अरेस्ट and attachments are temporary. These are all, that is the reason these are interlocutory orders. Interlocutory order क्या होते हैं? जो interim order होते हैं, जो सेम कोर्ट चेंज कर सकता है, जो परमानेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए अरेस्ट और अटैचमेंट का हमने पूरा एक ऑर्डर देखा, ऑर्डर 38 उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया टेम्परेरी इंजंक्शंस। हमने बहुत टाइम लगाया, आई थिंक 3 लेक्चर लगाया हमने सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शंस पे। तो टेम्परेरी इंजंक्शन, प्लीज रिमेंबर the word is temporary, that has to be not forgotten. Temporary injunctions have to be distinguished from permanent injunctions of SRA. SRA का तो वो फाइनल रिलीफ है। ये जो हम टेम्परेरी इंजंक्शन दे रहे हैं बेसिकली टू प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ द डिक्री है। दैट इज व्हाई वी हैव दीज सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, इसीलिए होते हैं। तो हमने पूरा ऑर्डर 39 देखा इसके ऊपर। और एक और तरह का था जो था रिसीवर, ऑर्डर 40। रिसीवर क्यों बनेगा, कब बनेगा, हमने बहुत एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़ा है। या फिर और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो भी ऑर्डर 40 में दिए हुए हैं। ये थे दूसरी टाइप के प्रोसीडिंग्स। अब एक चीज और हो सकती थी कि जब ट्रायल चल रहा है, डिफेंडेंट कहता है जी मैं पैसा जमा करा देता हूं, मेरा पैसा जमा है, आप दे दो, यू गिव इट टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहता है जी मैं नहीं, मेरा और पैसा बनता है, तो जितना है उतना तो ले लेता है, और जिसके लिए वो जितना उसको कहता है और बनता है उसके लिए अब लड़ता है। या हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, बात खत्म हो गई। वो था ऑर्डर 24। ये भी हो सकता है कि डिफेंडेंट कहे सर मुझे पता है मैं जीतूंगा, ये प्लेंटिफ तो बाहर रहता है, सिर्फ तंग करने के लिए सूट डाल दिया है, मेरा पैसा खर्च कर रहा है, ये आप कहां पकड़ोगे इसको, अमेरिका रहता है, कभी ग्रीनलैंड रहता है, कभी आइसलैंड चला जाता है, कहां से पकड़ेंगे हम इसको? सर पहले सिक्योरिटी रखवा लो कॉस्ट की। तो वो भी एक चांस है, वो हमने देखा ऑर्डर 25 में, सिक्योरिटी बाय द प्लेंटिफ फॉर द कॉस्ट्स। एक और पैरेलल प्रोसीडिंग थी। फिर 2 और पैरेलल प्रोसीडिंग्स हैं हमारे पास, जो एक कल हमने खत्म की थी, डेथ ऑफ अ पार्टी, डेथ ऑफ अ पार्टी, अबेटमेंट ऑफ अ सूट। अबेटमेंट ऑफ अ सूट, अबेटमेंट मतलब सूट खत्म। किन हालात में होगा? 3 हालात थे। कल जो हमने ऑर्डर 22 पढ़ा उसमें 3 हालात थे। अबेटमेंट ऑफ सूट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टी, प्रोवाइडेड व्हाट, पूरा लेक्चर मेरा था उस पे, राइट टू सू सर्वाइव्स। राइट टू सू क्या होता है, पूरा लेक्चर है इस पे। या फिर मैरिज हो गई, उसके ऊपर कल हमने लॉ देखा, अबेटमेंट ऑन मैरिज डज नॉट टेक प्लेस। और तीसरे टाइप का अबेटमेंट था, अबेटमेंट क्योंकि दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंसी। सो 3 टाइप के अबेटमेंट से। और अगर कोई और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल इन एनी अदर, जो हमने कल लास्ट पॉइंट देखा था, सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, मॉर्गेज कर दी, उसका भी इंटरेस्ट हो गया, तो फिर भी अबेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि चलो मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, आई एम नॉट बॉदर्ड, पर वो बेचारा तो बॉदर्ड है जिसने मॉर्गेज किया है, जिसने आपको पैसा दिया हुआ है, तो उसके बिहेस्ट पे भी अबेटमेंट नहीं होगा। ये कल हमने लास्ट चीज देखी थी। तो ये एक और पैरेलल प्रोसीडिंग थी जहां कोई पार्टी मर गई, या शादी हो गई, या इंसॉल्वेंट हो गया, तो अबेटमेंट ऑफ सूट्स का पूरा, मैंने कल बोला बहुत सारे, मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिखवाए हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आए हुए, साथ साथ मैंने आपको बताए थे कौन से हैं। और फाइनली हम आखिरी पैरेलल प्रोसीडिंग पे आ रहे हैं आज। व्हाट इफ द पार्टीज कॉम्प्रोमाइज? मामला ही खत्म फिर तो। अगर हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज ही कर लिया फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर नथिंग इज लेफ्ट, फिर किस बात का सूट? कॉम्प्रोमाइज कल मैंने थोड़ा लास्ट पार्ट 10 मिनट रह गए थे तो मैंने सिर्फ हल्का सा टच किया था। आई यूज 4-5 वर्ड्स। आई यूज द वर्ड अबैंडनमेंट, I use the word withdrawal, I use the word adjustment,
I use the word compromise. I use the word satisfaction. कितने वर्ड हो गए? 5. ये पांचों वर्ड्स का अलग मीनिंग है इस ऑर्डर में. अगेन मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट ऑब्लिक कॉम्प्रोमाइज एंड सेटिस्फैक्शन? फुल क्वेश्चन है. इस तरह प्लीज रिमेंबर, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूं आप लोगों को, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो दे विल नॉट बी द टिपिकल LLB स्टाइल क्वेश्चंस. डोंट एक्सपेक्ट दैट. What are the conditions for withdrawal of a suit? नहीं, ऐसे नहीं आएंगे. You will get analytical questions. They'll ask you, what are the a compromise in a suit stands at a different footing from satisfaction of a suit. Critically examine. या फिर ये आ जाएगा, withdrawal from a suit can lead to the matter being closed forever. Do you agree with this statement? अब यहां पे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक जगह मैंने देखा था, क्वेश्चन आया हुआ था, आई फॉरगेट कहां देखा है मैंने, पर आया है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल ऑफ अ सूट एंड विड्रॉल फ्रॉम अ सूट? ये क्वेश्चन आया हुआ है. यू नो, ऐसे क्वेश्चंस देख के ओनली माय स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज ऐसी बारीकियों में हम गए हुए हैं. नोबडी गोज इनटू दिस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई कंपटीशन में सक्सेस नहीं होती है. पढ़ा होता है सबने, पर ये बारीकियां नहीं होती. ये बारीकियों में जाना है. By now all of you are adept in going into the absolute nitty-gritties of the subject. हमने इसी बारीकी में ये वाला ऑर्डर पढ़ना है. जैसा कि मैंने बोला आपको कि अगर मैं वर्ड यूज करता हूं कॉम्प्रोमाइज, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? कुछ आप नीचे आओ, कुछ मैं नीचे आता हूं, मैं हालात को के मुताबिक चलो मान जाता हूं. एडजस्ट आदमी कहां करता है? जहां थोड़ा सा वो नीचे कुछ भावतोल होता है, तो टर्म्स होते हैं. तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में प्लीज रिमेंबर टर्म्स होते हैं कि चलो ठीक है, इतना नहीं मैं मांगता, तुम ऐसा कर दो, मैं ऐसा कर देता हूं. सेटिस्फैक्शन में कोई रीजन नहीं है. I give you a very crude example yesterday. प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की लड़ाई चल रही है. डिफेंडेंट प्लेंटिफ को जैसे ही कोर्ट खत्म होता है कहता है, सर 1 मिनट बाहर आओ, आपसे एक बात करनी है. सर आपको पता है कि आपकी लड़की का अफेयर मेरे लड़के के साथ चल रहा है, शादी करके भागने वाले हैं दोनों, मुझे कल रात को पता चला है. तो हम तो सर समधी बनने वाले हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हो? घर जाता है पता चलता है सही है. वो कहता है छोड़ो छोड़ो, क्या 10 लाख के लिए क्या करना है, वैसे भी लड़की वाला है. अब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी गई. अब सीधा वो आएंगे, कहेंगे सर वी आर सेटिस्फाइड. ये फर्क है. सो सेटिस्फैक्शन मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी पॉइंट्स टू बी फुलफिल्ड और एग्जीक्यूटेड इन अ डिक्री. We have to go into details. ये जस्ट मैंने एक ब्रॉड व्यू दिया है. एक एक वर्ड में हम चलेंगे, क्योंकि दिस इज अनदर ऑर्डर जिस पे मैं मेंस का 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं. मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले दिनों में हमेशा पहले 10 सेक्शंस पे सारे क्वेश्चंस आ जाते थे. पहले 11 मान लो, रेस जुडिकाटा पे एक आता ही आता था, एक रेस सब जुडिस पे आ जाता था, एक सेक्शन 9 सूट्स ऑफ सिविल नेचर पे आ जाता था, कभी कभी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पे आ जाता था, या फिर जजमेंट पे आ जाता था, एक अपील पे आ जाता था. खत्म. गॉन आर दोज डेज. अब एम्फेसिस है ऐसे ऑर्डर्स का. परसों एक मेरा हमारे जो स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं दिल्ली में, देयर अबाउट 42 स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू.
yesterday one of the girls, she called me up. I asked her, बेटा कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? She said, sir, order 32 पूछा. कहती सर थैंक गॉड आपने हमें अच्छी तरह कराया हुआ था, क्योंकि कोई कराता ही नहीं है, जो स्पेशल सूट्स हैं उन पे कोई कराता ही नहीं है. ऑर्डर 32 वाज द एंटायर इंटरव्यू. ऐसे और क्या पूछा बेटा? सर बाकी तो ऐसी चीजें पूछी, पोल्यूशन वगैरह, सीपीसी में ऑर्डर 32. और मैंने जब उसका जवाब दिया वो ग्रिल करते गए. आई वॉज रेडी. आई होप एंड प्रे शी विल बी द जज नाउ. एक एक वर्ड, एक एक लॉ का करना है. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ऑर्डर 32 अबेटमेंट एक क्वेश्चन, और हमने उसको डिटेल में कल एनालिसिस किया. ऑर्डर 23 सॉरी ऑर्डर 22 कल हमने जो किया. ऑर्डर 23 आज का क्वेश्चन. लेट्स नाउ गो इनटू द बेसिक्स. लेट्स स्टार्ट दिस ऑर्डर. विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स की जब भी बात करो, इसका बिगनिंग क्या लिखोगे? यू हैव टू स्टार्ट विद द बिगनिंग. इसका बिगनिंग आप शुरू करोगे I like to start with a Supreme Court judgment. Hira Lal versus Raman Lal, 1993 Supreme Court. Hira Lal versus Raman Lal, 1993 Supreme Court. As a general rule, any matter which can be decided by the court can also be settled by a compromise between the parties. अब कॉम्प्रोमाइज सूट पे कोई भी आ जाए, इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से शुरू करना है. इंट्रोडक्शन मेरा ये होगा, यहां से शुरू करो. तो जो चीज कोर्ट कर सकती है वो पार्टीज भी कर सकती है. ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है कि पनिश करना है और सिर्फ वही चीजें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो जो कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 सीआरपीसी में. सिर्फ वो नहीं है, इसमें सब कुछ कर सकते हैं. तो ये बैकग्राउंड से शुरू करना. You must make your beautiful, your beginnings and your conclusions very beautiful, and nothing if you can give a Supreme Court judgment starting on this. I start with this judgment. तो अब हम इसको पूरा का पूरे ऑर्डर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. विड्रॉल, एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. रूल 1, विड्रॉल ऑफ, विड्रॉल फ्रॉम, विड्रॉल ऑफ, abandon, withdrawal from with the permission of the court. Let's go to that. पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं रूल पढ़ के, then I'm going to give you dictations on these because I want ये question, I know this will come, so be fast in writing. Please get active on this. Rule 1, withdrawal of suit or abandonment. दो वर्ड्स यूज हुए हैं, विड्रॉल, अबैंडन. लेट्स सी. रूल 1, सब रूल 1. एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, अ प्लेंटिफ में, एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, अबैंडन हिज सूट और अबैंडन अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम. द फर्स्ट सब रूल डेल्ट विद अबैंडनमेंट. प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? At what point of time can a suit be abandoned? Can the plaintiff abandon the suit just before judgment? Come back to sub rule 1. At any time after the institution of the suit. इसका मतलब है किसी भी टाइम पे before the judgment is passed, you can abandon a suit. Second question, is the abandonment supposed to be of the entire matter of the suit or can it be a partial abandonment? So please remember, दोनों चीजें हैं. It can be abandonment of the entire suit or it may be abandonment of part of the suit. ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आई होप आप नोट कर रहे हो. तो जो हम कहते हैं abandon, उसके साथ क्या टाइटल में वर्ड आया? withdrawal of. So withdrawal of जहां आ गया, it means absolute withdrawal. In other words, abandonment.
provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom the provisions contained in rules 1 to 14 of order 32 extend, minors, unsound mind people का order 32 है. Neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court. यहां से दो चीजें निकली. पहला पॉइंट यह है कि अबैंडनमेंट में लीव ऑफ द कोर्ट की जरूरत नहीं है, इंप्लीकेशन है. बट जहां आप एक छोटा बच्चा है, माइनर है, या एक लुनाटिक है, उसका इंटरेस्ट आपको पता, हमें नहीं पता ना कि आप उसका इंटरेस्ट खा रहे हो, छोटे बच्चे का इंटरेस्ट खा जाओगे आप, तो वहां पे आप अबैंडन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है. Can there be abandonment without the leave of the court? Yes sir, all abandonments are without the leave of the court. Are you sure? कोई ऐसा मामला है जहां पे abandonment में भी कोर्ट की जरूरत है? Yes sir, है. प्रोवाइजो में है कि जहां पे ऑर्डर 32 में कोई माइनर का मामला है या फिर कोई अनसाउंड माइंड के खिलाफ अबैंडन कर रहे हो, कोई क्लेम या पार्ट ऑफ द क्लेम, वहां पे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम कोर्ट की परमिशन लेंगे. अब यहां पे लिखा है क्योंकि प्रोवाइजो में आ गया है कि लीव ऑफ द कोर्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, अबैंडनमेंट में देयर इज नो नीड टू टेक द लीव ऑफ द कोर्ट. ओके, सेकंड. अब आते हैं रूल, सब रूल 2 पे. एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर द प्रोवाइजो टू सब रूल 1 shall be accompanied by an affidavit of the next friend, and also if the minor of such other person is represented by a pleader, by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed is, in his opinion, for the benefit of the minor. See, abandon जब भी कोई सूट कर रहे हो अब माइनर के, कोई माइनर ने सूट डाला है या कोई पागल आदमी उसका सूट डाला है, तो उसके फायदे के लिए होगा. अब अबैंडन क्यों कर रहे हो, तो नेचुरली कोई उसका ज्यादा भला होना चाहिए तभी अबैंडन करोगे. तो कैसे, कौन बताएगा हमें? तो नेचुरली सी, माइनर या अनसाउंड पर्सन आदमी, ऑर्डर 32 में हम देखेंगे, वो सूट तो खुद तो डाल नहीं सकता है, उसका नेक्स्ट फ्रेंड डालेगा, तो उससे हम एफिडेविट भी लेंगे कि जो अबैंडनमेंट, ठीक है लीव ऑफ द कोर्ट तो है, पर कोर्ट को सारा डिटेल थोड़ा ना पता है, इतना अभी सूट थोड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो पहले एफिडेविट लेंगे इसके नेक्स्ट फ्रेंड से या गार्डियन से कि जो हम ये अबैंडन कर रहे हैं या पार्ट ऑफ द क्लेम अगर अबैंडन कर रहे हैं तो वो बच्चे के या उस लुनाटिक के हित के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आई एम क्लियर नाउ. यू नो, इसमें छोटा सा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग abandonment of a claim or a part of a claim by a minor? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें प्लीज रिमेंबर शुरू करना है ऑर्डर 32. अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, पर उसका पूरा लॉ हमारे पास ऑर्डर 32 में है. तो ऑर्डर 32 से शुरू करके कि नेक्स्ट फ्रेंड को ही उसको कवर करना है, वही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है. अब आना है आपको ऑर्डर 23 पे. तो शुरुआत हमेशा पहली लाइन में करो दैट सिंस अ माइनर कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ सूट नॉर कैन अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड इंस्टीट्यूट अ सूट, सो इट हैज टू बी डन थ्रू अ नेक्स्ट फ्रेंड एज इज ऑर्डेन्ड इन ऑर्डर 32. यहाँ अब एग्जामिनर को दिख गया कि आपको ऑर्डर 32 भी आता है. इस तरह यू नो लर्न टू व्हाट आई विल कॉल शो ऑफ योर नॉलेज. तब पता चलता है एग्जामिनर को कि इस आदमी को पूरी नॉलेज है. तो 32 से शुरू करके अब आप आओ. नाउ इन केस देयर इज अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम, नाउ इट इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 23 सब रूल 1 प्रोवाइजो, और उसके अंदर एंड सब रूल 2 वेयर इट मस्ट ऑल्सो बी अकम्पनीड विद द एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. अब हम आते हैं दूसरा पार्ट, विड्रॉल फ्रॉम, withdrawal of abandon, a withdrawal from the suit with the permission of the court. तो withdrawal अगर आ जाए क्वेश्चन तो दो तरह, जैसे मैं आपको बताता हूं बार बार, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाया करो. तो वहां अगर withdrawal पे आ जाए तो withdrawal बना के विदाउट abandonment, विदाउट द परमिशन एंड विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, ऐसे बना के छोटे छोटे डायग्राम्स मैंने आपको बोला है साइड में बना दिया करो ताकि एग्जामिनर के एकदम दिमाग में लग जाता है. ओके, सो जब हम आते हैं अबैंडनमेंट पहला पार्ट था, मैं डोंट वरी अभी मैं आपको सब लिखवाऊंगा, अभी पहले समझो इन चीजों को. सेकंड हम आते हैं विड्रॉल विद द परमिशन, सब रूल 3.
where the court is satisfied. अब आप देखो शुरुआत कहां से हो रही है, कोर्ट के सेटिस्फैक्शन से. where the court is satisfied, A, that a suit must fail by reason of some formal defect. कोर्ट अलाउ क्यों करेगा आपको विड्रॉल करने के लिए? आपने कहा और मैं मान गया, कोर्ट के पास और कोई टाइम नहीं है कि आपको सर आज मूड नहीं है मैं वापस ले लेता हूं. ऐसा नहीं है. इट हैज टू बी ऑन सम जेन्युइन ग्राउंड. इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. अब वो सेटिस्फैक्शन के ग्राउंड्स क्या हैं? ए, फॉर्मल डिफेक्ट है. अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल डिफेक्ट क्या होता है. तो फॉर्मल डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज. फॉर एग्जांपल आपने पैसा कम भरा है या आपने पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन को खींचतान करने के लिए आपने कम कर दिया, जो भी रीजन है. तो जहां पे कोई फॉर्मल डिफेक्ट है वहां पे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि आपको अलाउ करेगा कि आप विड्रॉ कर लो. पहला. दूसरा, B, clause B, there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of a suit or part of the claim. या फिर और sufficient grounds हैं कि हम इसको अलाउ करें कि ये विड्रॉ कर ले. अगर ये दो ग्राउंड्स हैं, A फॉर्मल डिफेक्ट, B के sufficient grounds हैं विड्रॉल के, then what the court do? It may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or part of the claim. Now comes the important part. इसका फायदा क्या है? क्यों अबैंडन ना करूं? क्यों कोर्ट की परमिशन मांगूं? क्यों प्रेयर्स मारूं इतनी? Because now दो बेनिफिट है. ए, मुझे कॉस्ट नहीं देने पड़ेंगे. बी, मोर इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा सूट डाल सकता हूं. अबैंडन कर दोगे, कोर्ट के दरवाजे बंद है आपके लिए, अब आप नहीं आ सकते. यहां पे कोर्ट के दरवाजे खुले हैं. सो ये बेनिफिट हो जाता है जब आप कोर्ट की परमिशन लेते हो, और ये चीज यहां क्लियर की जाती है. इट सेज विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of the claim. तो फायदा क्या हो गया? जब कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया, आप एक फ्रेश सूट डाल सकते हो सेम सब्जेक्ट मैटर पे. हम देखेंगे रिलीफ्स और मांग सकते हैं, वो मैं आपको जजमेंट्स के साथ दूंगा, बट एक मोटा मोटा फायदा क्या है कि मैं दोबारा सूट डाल सकता हूं. सब रूल 4, where the plaintiff abandons any suit, withdrawal of or any part of the claim under sub rule 1 or withdraws. So abandons and withdraws दो अलग वर्ड आ गए, दो अलग लॉज बन गए. withdraws from a suit or a part of a claim without the permission in sub rule 3. अब वो चाहे abandon कर देता है चाहे बिना परमिशन withdraw करता है, then he shall be liable for such costs as the court may award and shall be prevented from instituting any fresh suit. तो दो नुकसान हो गए, कॉस्ट देने पड़ेंगे उसको और फ्रेश सूट नहीं डाल सकता. उल्टी तरह से पढ़ो तो ये मतलब हो जाता है. यही क्वेश्चन मेंस में आएगा आपका. मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इथॉस of this very important rule. Sub rule 5, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of the several plaintiffs to abandon a suit or part of the claim under sub rule 1 or to withdraw under sub rule 3 any suit or part of the claim without the consent of the other plaintiffs. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, ये 100% क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको. एक प्लेंटिफ बिना बाकी प्लेंटिफ्स की इजाजत के विड्रॉ भी नहीं कर सकता, अबैंडन भी नहीं कर सकता. तो प्लीज रिमेंबर, अबैंडनमेंट पे एक अंकुश है. इस तो हम कह रहे हैं कि प्लेंटिफ इज ऑलवेज अ डोमिनेंस लेटस, वो जब मर्जी चाहे अपना विड्रॉ कर ले, बट एक अंकुश है अगर बाकी प्लेंटिफ्स हैं और खासकर अगर वो इंपॉर्टेंट प्लेंटिफ्स हैं तो वो फिर अकेला ना तो अबैंडन कर सकता है ना ही विड्रॉ कर सकता है विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन और इवन द इम्प्लाइड परमिशन ऑफ द अदर को प्लेंटिफ्स. आई होप एवरीबॉडीज. तो आई होप अब आपको सबको रूल 1 to 5 रूल 1 के सब रूल्स 1 to 5 सारे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. नाउ दैट वी आर क्लियर विद द बेसिक्स,
क्विकली डिक्टेशन ले लो जो आपके एग्जाम में आएगा. You'll have to write little fast because these are rather long aspects. Basically, there are two kinds of withdrawals and adjustments. First, absolute, without the leave of the court, brackets में abandonment. Second, qualified, with the leave of the court, withdrawal, brackets में withdrawal. पहला लिखो रूल 1 सब रूल 1, दूसरे के साथ लिखो रूल 1 सब रूल 3. The first is titled withdrawal of a suit. The second aspect is titled withdrawal from a suit. Next para. Abandonment of a suit or a part of his claim against all, अब इसको all को underline करो, or any of the defendants is an absolute or a unqualified right of a plaintiff, and the court has no power to refuse permission to withdraw from the suit unless that, अभी हमने पढ़ा है, it involves other plaintiffs also. I'd like to give a summary as given by the Honorable Supreme Court कि K.S. Bhupati, B-H-U-P-A-T-H-Y, K.S. Bhupati versus Kokila, K-O-K-A-K-I-L-A, K.S. Bhupati versus Kokila, 2000 Supreme Court. Rule 1, Order 23 speaks of withdrawal of suits or abandonment of a claim or a part of a claim. Rule 1 covers two types of cases. A, where the plaintiff withdraws a suit with the permission of the court to bring a fresh suit on the same subject matter. Now please remember, same subject matter, prelims का question है, क्या different subject matter पे डाल सकते हैं? No. अगर आप withdrawal कर रहे हो तो फिर same subject matter है. Second point, where the plaintiff withdraws the suit without the permission of the court. अब जहां तक अब पहला टाइटल लेते हैं हम, विड्रॉल ऑफ सूट, नीचे सब टाइटल दो विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, ब्रैकेट्स में लिखो अबैंडनमेंट. इसके ऊपर क्विकली लिख लो, द प्लेंटिफ मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन प्रोसिक्यूटिंग हिज सूट एनी मोर, he being the dominus litis has the unqualified right to take back his suit. Such withdrawal may be made, अब ये नेक्स्ट पैरा में लिखना, अगले पॉइंट में, such withdrawal may be made at any time after the institution of the suit. Next point, the withdrawal may be against all or any of the defendants. Next point, the plaintiff may abandon his suit completely or totally, or may abandon a part of his claim. Now this is an absolute right of the plaintiff. However, there are two negative aspects in this. Pehla, in such cases of abandonment, the court may award costs against him. Dusra, the plaintiff will also be precluded from instituting any fresh suit in respect of the same subject matter of the suit. अब एक क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको हम इंटरव्यू वाले रजिस्टर में लिख लेना. ये मैटर उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, के नादर NADAR वर्सेस चित्रा 2007 सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन ये उठा कि जहां पे प्लेंटिफ ने विड्रॉ कर लिया विदाउट परमिशन टू फाइल अ सूट, अब वो नया सूट उस कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं डाल सकता, यानी कि एक तरह से उसके ऊपर रेस जुडिकाटा लग गया. तो क्वेश्चन ये उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या इसको हम डिक्री मान लें? कैन इट बी टेकन एज अ डिक्री?
क्योंकि फ्रेश सूट नहीं डाल सकते आप. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इट इज नॉट अ डिक्री, इट इज एन ऑर्डर. प्लेंटिफ डिबार्ड है, डिफेंडेंट डिबार्ड नहीं है. इट इज अ डिबार अगेंस्ट अ प्लेंटिफ. अब सपोज वो डिफेंडेंट ने अपना कोई डिफेंस डाला है, वो ले आता है अपना, उस पर कोई बार नहीं है. तो इसीलिए रेस जुडिकाटा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, 11-12 लेक्चर है मेरे. वहां पे क्या था, पार्टीज. यहां पे एक पार्टी इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाई दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट. वो कहता है कि यहां पे order of a withdrawal without the permission of the court, which means a fresh suit is barred, will not be a decree or even a deemed decree, because it is only concerning one party, and this is the reason why it cannot be taken as a decree. Okay, now that we are clear on this, एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, कैन, अब जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, क्या अपील में विड्रॉ कर सकते हैं हम? क्या यही ऑर्डर अपील में भी अप्लाई करता है? आंसर इज यस. इसके ऊपर वी हैव इलाहाबाद हाई कोर्ट, केदारनाथ वर्सेस चंद्र किरण, 1962 इलाहाबाद. विड्रॉल ऑर्डर 23 अप्लाइज टू अपील्स ऑल्सो. मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आऊंगा बाद में, क्योंकि वी हैव a complete rule on this. We will come on this and we will take it up in the next coming rules. मैं उसमें डिटेल में बात ज्यादा करूंगा, अभी this too premature, but ये याद रखना है कि yes, withdrawal can be there in appeal, but थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, आगे ज्यादा डिटेल में हम करेंगे. अबैंडन इतनी आसानी से नहीं हम अपील में अलाउ कर सकते. क्यों? अपील का मतलब क्या है? डिसीजन आ चुका है कोर्ट का. मैं प्लेंटिफ हूं, मुझे कम रिलीफ मिला, कम रिलीफ पे भी मैं जा सकता हूं अपील में, तो मैं चला गया. अब मुझे लगा कि डिफेंडेंट जीत रहा है, मैं अबैंडन कर देता हूं. मेरे अबैंडनमेंट से डिफेंडेंट को नुकसान हो गया, अब वो जजमेंट डेटर बन गया. तो कई बार क्या होगा, पार्टी अपील में अगर कोई विड्रॉ कर रही है, उसका फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है. इसीलिए दो विड्रॉल इज अलाउड, बट इट स्टैंड्स एट अ डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम अ सूट. ये हम बाद में एक बार वापस डिस्कस करेंगे, इस पे लॉ भी है. आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर. ओके, नाउ दैट वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट अब लिखते हैं विड्रॉल फ्रॉम अ सूट, यानी कि विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सब रूल्स 3 and 4 of Rule 1. इसको सब टाइटल देखे, द प्लेंटिफ मे ऑल्सो विड्रॉ द सूट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. In withdrawal from suit with the permission of the court, there are two benefits. First, he is relieved of a liability to pay cost to the defendant. Second, he also is granted liberty to institute a fresh suit in the respect of the same subject matter. तो अब इसलिए एक प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है इसके ऊपर कि जहां पे मैंने विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया, तो वहां क्या लगेगा, फतेह सिंह वर्सेस जगन्नाथ सिंह 1925 प्रीवी काउंसिल, फतेह सिंह वर्सेस जगन्नाथ सिंह 1925 प्रीवी काउंसिल. Since the bar against a fresh suit is removed, hence the bar of res judicata does not apply. इसीलिए रेस जुडिकाटा का बार नहीं लगेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो विड्रॉल की पावर है, ये क्या कोर्ट सुओ मोटो भी दे सकता है कि सिर्फ पार्टी के कहने पे आएगा? ये मामला आया अगेन सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो मैंने आपको जजमेंट दिया है, केस भूपति वर्सेस कोकिला 2000 सुप्रीम कोर्ट. The permission to withdraw the suit may be granted by the court either suo moto or on the application of the party. The grant of leave is not a right. ये खास ख्याल रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये.
मैं विड्रॉ करना चाहता हूं जी, मुझे आप क्यों नहीं परमिशन दे रहे? इट इज अ प्योरली डिस्क्रिशनरी पावर, बट प्लीज रिमेंबर, मैं बार बार रिपीट करता हूं, द पावर ऑफ डिस्क्रिशन इज नॉट एन आर्बिट्ररी पावर. इट्स अ पावर विच इज टेम्पर्ड बाय जुडिशियसनेस. सो चाहे डिस्क्रिशन वर्ड है, बट देन इट शुड नॉट बी टेकन कि मेरी मर्जी है, जो मर्जी करूं मैं, आर्बिट्रेरी नहीं होती है. सो जुडिशियल डिस्क्रिशन इज नेवर आर्बिट्रेरी. जुडिशियल डिस्क्रिशन इज ऑलवेज टेम्पर्ड बाय सो मेनी थिंग्स, बाय जस्टिस, बाय जुडिशियसनेस, बाय प्रेसिडेंट्स. हजार चीजें होती हैं. यू नो, ये क्वेश्चन 5-6 बार इंटरव्यू में पूछा गया. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ अ जुडिशियल डिस्क्रिशन? सो आई होप मैंने पहले भी डिस्कस किया, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है, now the next point, what will be the base of the satisfaction of the court? What will be the grounds of satisfaction of the court? किन grounds पे court का satisfaction based होगा? ये heading दो. On this we have first point, the court must be satisfied that the suit will fail by reason of a formal defect. Formal को bold letters में लिखो. By reason of a formal defect in respect of form or procedure which does not affect the merits of the case. ये सबसे important line है. सिर्फ form या procedure में कोई गलती है, कोई ऐसा डिफेक्ट है, एक फॉर्मल डिफेक्ट है जो मेरिट्स ऑफ द केस को टच नहीं कर रहा है. अगर मेरिट्स ऑफ द केस को टच कर रहा है तो वो फॉर्मल डिफेक्ट नहीं है. तो यहीं पे आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ फॉर्मल डिफेक्ट. अब अगली हेडिंग, सब हेडिंग दे दो, व्हाट इज अ फॉर्मल डिफेक्ट. द वर्ड्स फॉर्मल डिफेक्ट must be given a wide and liberal meaning and must be deemed to connote every kind of defect which does not affect the merits of the case. For example, misjoinder of parties, erroneous valuation of the subject matter of the suit. All these types are formal defects. Another example is want of a statutory notice in case of suits against the government, वगैरह वगैरह. Hence the expression formal defect connotes defects of various kinds, and now इसको bold letters में लिखो, not affecting the merits of the case. It's a defect of form and not based on the merits of a plaintiff's case. इसको underline कर देना. Now the question arises, what happens if one plaintiff wants to withdraw and the other does not? उसके ऊपर लिख लो, पंकज कुमार वर्सेस एसपी सिंह, 1989 पटना हाई कोर्ट. पंकज कुमार वर्सेस एसपी सिंह, 1989 Patna High Court. A leave to withdraw a suit cannot be granted when such leave is claimed by one plaintiff and opposed by another. Now the question arises, what is the law regarding part of claim? We have on this again the Supreme Court, National Agricultural Cooperative Field Federation, National Agricultural Cooperative Federation versus Alimenta, AILIMENTA, Alimenta, 1989 Supreme Court. If there are two claims which may arise out of two different contracts and the claims can be easily separated, then one of the claims can be withdrawn. Similarly, whenever there is a claim in which a part of the claim can be segregated, अगर सेग्रीगेट नहीं कर सकते फिर सारा विड्रॉ करो या फिर नहीं अलाउ करेंगे. बट जहां इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, वहां पे हम अलाउ करेंगे आपको पार्ट ऑफ द क्लेम को विड्रॉ करना. नाउ द नेक्स्ट टाइटल आप दे दो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परमिशन. द इफेक्ट ऑफ द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज withdrawal of the suit with liberty. So then what is the effect of withdrawal? It is as if there was no suit. So whenever you have a withdrawal,
व्हाट इज द सम टोटल ऑफ दैट, व्हाट इज द इफेक्ट, जैसे कि सूट था ही नहीं कभी. In the new suit, now the question arose as early as 1895 before Allahabad High Court. अब यहां पे बहुत क्लियर है, हम रूल में पढ़ चुके हैं, जहां लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट, नया सूट भी आपने सेम सब्जेक्ट मैटर पे डालना है. ठीक है, यहां तक तो ठीक है, हम वही सेम सब्जेक्ट मैटर पे डाल रहे हैं, वही कॉज ऑफ एक्शन है, वो सब ठीक है. क्या मैं कोई नया रिलीफ मांग सकता हूं? कॉज ऑफ एक्शन वही है, पर मुझे चलो लगा कि एक चीज और इसमें क्लेम, मतलब इसमें रिलीफ और बनता है. अब एक चीज हमें याद रखनी है कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है ऑर्डर टू रूल 2, जहां सारे क्लेम मांगने इकट्ठे मांगने बाद में नहीं मांग सकते. अब क्वेश्चन ही उठता है कि मैंने तो विड्रॉ कर लिया और इफेक्ट क्या है, नो सूट. तो इसका मतलब है जो क्लेम मैंने नहीं मांगे मैं मांग सकता हूं, पर सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं कर सकता हूं. सो दैट मीन्स सम अदर रिलीफ अगर मुझे याद आ गया तो मैं ले सकता हूं. अब ऑर्डर टू रूल 2 नहीं लगेगा. ये चीज एज अर्ली एज 1895 आई हमारे पास, बिहारी वर्सेस श्रीमती, बिहारी वर्सेस श्रीमती बरान, BARAN, बिहारी BEHARI वर्सेस श्रीमती SRIMATI, second word Baran, BARAN, 1895 Allahabad. In the new suit, plaintiff may include a relief omitted in the previous suit provided it rises from the same cause of action. हम ऑर्डर टू रूल 2 में देख चुके हैं, कॉज ऑफ एक्शन अलग चीज होती है, उसमें क्लेम्स क्या मैं ले रहा हूं वो अलग चीज है, उनमें रिलीफ्स क्या मिल रहे हैं वो अलग चीज है. 3 चीजें होती हैं, कॉज ऑफ एक्शन, क्लेम, रिलीफ. कॉज ऑफ एक्शन इज द मेन. अब उसमें मैं हो सकता है मैं सारे कॉज ऑफ एक्शन में मेरे 15 क्लेम होते हो, मैं 10 मांग रहा हूं, चांसेस है. अब 10 क्लेम मैं जो मांग रहा हूं उनमें रिलीफ कोर्ट क्या देगी, आई डोंट नो. सो रिलीफ follows a claim and a claim follows a cause of action and cause of action follows my infringement of my civil right. ये हम देख चुके हैं पहले भी. Okay. Finally we come on the co-plaintiffs. What is the rule regarding withdrawal regarding co-plaintiffs? On this we have 1933 Madras, Ramaswamy versus Rajan, Ramaswamy versus Rajan, 1933 Madras High Court. By virtue of sub-rule 5 of Rule 1, the court is not authorized to permit one of the several plaintiffs to withdraw without the consent of others, especially if it is prejudicial to their interests. तो इस केस में फिर कोर्ट क्या करेगी? It will dismiss the application for grant to leave. अब इस केस में प्लीज रिमेंबर, जहां मैंने परमिशन ग्रांट टू लीव, यानी कि मैं आपको डिसमिस सूट नहीं कर रहा हूं, सूट डिसमिसल का ही तो आप मांग रहे हो, डिसमिस वर्ड तो है ही नहीं, हम तो विड्रॉ कर रहे हैं. तो जहां मैं मना कर रहा हूं कि नहीं बाकी प्लेंटिव्स नहीं मान रहे, सॉरी मैं नहीं अलाउ करूंगा, वहां सूट डिसमिसल नहीं है, आपकी पिटीशन डिसमिस्ड है. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है. मैंने विड्रॉ कर लिया जी, आपने परमिशन भी दे दी, मैं घर चला गया, भाव तोल करता रहा, नहीं बात बैठी, वापस आ गया कोर्ट में. मेरे जो कॉज ऑफ एक्शन था उस पे जो लिमिटेशन पीरियड था वो सपोज 1 साल था, लेट्स से 6 महीने तो कोर्ट में पड़ी रही. फिर मैंने डिसाइड किया जी मैं विड्रॉ कर रहा हूं, कर ली मैंने, फिर 6 महीने घर बैठा रहा, फिर सडनली रिप वैन विंकल की तरह उठा, ओ मेरा सूट पड़ा है, मैं चला गया. 13 महीने हो गए थे, क्या मैं आ सकता हूं दोबारा? द आंसर इज नो. सो जब मैं विड्रॉल करूंगा मेरा लिमिटेशन पीरियड वहीं से शुरू होगा जब मैंने पहला सूट डाला था, या रादर मेरा कॉज ऑफ एक्शन था. सो मेरा लिमिटेशन में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है विड्रॉल. ये नहीं कि चलो जी आपने तो परमिट कर दिया तो आज से नया लिमिटेशन पीरियड शुरू करते हैं, सर जिस दिन मेरा आपने निकाला है उस दिन से हम कंप्यूट करना शुरू करते हैं. ऐसा नहीं है. तो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, राइट डाउन प्लीज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके ऊपर वी हैव गॉट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो, बख्तावर सिंह वर्सेस सदा कौर, बख्तावर सिंह वर्सेस सदा, SADA, Sada Kaur, 1996 Supreme Court, where the previous suit is withdrawn with the permission of the court and a fresh suit is instituted.
The period spent in the earlier case is not to be excluded from computing the period of limitation. Another very important aspect, ये क्वेश्चन आपका मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है. What about representative suits? Representative suits का हम पूरा एक हमारे पास रूल है, रूल 3B. बट एज अ जनरल रूल ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है. इस पे क्वेश्चन लिख लो जो मेंस में आएगा. डिस्कस द लॉ रिगार्डिंग विड्रॉल बाय द प्लेंटिफ इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट. ये पूरा का पूरा हमारे पास रूल है, रूल 3B. उसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट जो हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 1 रूल 8 में, वो वाले नहीं है. सिर्फ इसमें 4 तरह के दिए गए हैं, पर क्योंकि हम सिर्फ अभी वो 3B में डिटेल बात करेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लिख लो और 2 लाइन लिख लो सिर्फ. जब मैं आऊंगा 3B में तो ज्यादा डिटेल बात करेंगे. दिस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इज शीला बारसे BARSE. इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द वे. So Sheila Barse versus Union of India, 1988 Supreme Court, where the suit is a representative suit. The person conducting it cannot withdraw the suit and put an end to litigation except after service of notice to all the persons interested in the litigation. तो ये खास बेस पॉइंट रखना है, और इसके ऊपर जो पूरा लॉ है हमारे पास वो रूल 3B में लिखा गया है. तो वी विल वेट टिल देन. बट एक बेसिक, क्योंकि हम विड्रॉल की बात, अगर अब विड्रॉल का क्वेश्चन आ जाए, हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं विड्रॉल के. सो विड्रॉल पे जब भी क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे अलग अलग मैंने पॉइंट्स दिए हैं. विड्रॉल ऑफ, विड्रॉल फ्रॉम, एंड ऑल्सो विड्रॉल फ्रॉम अपील, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट से विड्रॉल. अब ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, खासकर अगर ये 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सारे डिटेल्स आपको देने हैं. इसका कंक्लूजन कैसे दोगे? इसका कंक्लूजन दोगे, abandonment is always the prerogative of the plaintiff. Withdrawal with the permission of the court is always the prerogative of the court. Okay, now that we are clear on rule 1, और आई होप सबने अपने नोट्स बना लिए. अब हम आते हैं रूल 1A पे. रूल 1A जो है वो इंटरव्यू में 3-4 बार पूछा गया. ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंटिव्स. डिफेंडेंट को प्लेंटिव की जगह हमने इंप्लीड कर दिया, यानी कि डिफेंडेंट को प्लेंटिव की जगह पे डाल दिया. यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफेंडेंट कैन ही स्टेप इनटू द शूज ऑफ द प्लेंटिव? Is there any law in CPC? There is a specific law given in Rule 1A. Let's go through the Rule 1A and then I will discuss. Rule 1A. Where a suit is withdrawn or abandoned by a plaintiff under Rule 1 and a defendant applies to be transposed as a plaintiff under Rule 10 of Order 1, the court shall, in considering such application, have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any of the other defendants. जैसा कि मैंने बोला, ये इंटरव्यू में पूछा गया है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में आ जाए, और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो इस पे क्वेश्चन लिख लो. अंडर व्हाट कंडीशन, फर्स्टली, can a defendant step into the shoes of the plaintiff? If so, under what conditions? Quote the relevant law. इसका बेसिक पावर हम देख चुके हैं ऑर्डर 1 रूल 10 में. हम डाल सकते हैं, किसी भी पार्टी को डाल सकते हैं. पर यहां पे अब क्या हो रहा है? यहां पे सबसे पहले तो प्लेंटिफ ने अबैंडन किया या विड्रॉ किया है. ये वहां से फर्क आ गया. ये एक स्पीशी बन गई उसकी कि प्लेंटिफ था, उसने कहा जी मैं तो विड्रॉ कर रहा हूं. विड्रॉ जब कर रहा है तो अब डिफेंडेंट कहता है जी मेरा भी यही इंटरेस्ट है प्लेंटिफ वाला, मैं आई एम रेडी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द प्लेंटिफ,
क्योंकि मेरा जो अब इंटरेस्ट है वो अब जो डिफेंडेंट्स बचे हैं उनके खिलाफ है, तो अलाउड है। बट देन प्योरली द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ये देखेगी कि उसका एक्चुअली इंटरेस्ट डिफेंडेंट्स के खिलाफ है कि नहीं। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक बुजुर्ग है, उसके 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। गर्ल्स ज्यादातर नॉर्मली पेरेंट्स की ज्यादा लविंग होती हैं, ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उसके तीनों लड़के जो हैं वो शराबी टाइप हैं, गुंडे टाइप है। गुस्से में आगे एक दिन बाप जो है वो 80-90 ईयर्स का है, वो सारे बच्चों के खिलाफ सूट डाल देता है कि इनको सबको बेदखल करो, मेरी प्रॉपर्टी से बाहर फेंको। फिर वो सारे उसका पैर पकड़ लेते हैं कि नहीं 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 ऐसा मत करो बाबे, तो बाबा जी विड्रॉ कर रहे हैं। बट देन द गर्ल रियलाइजेस, उनके रात को बात चलती, वो कहते हैं एक बार विड्रॉ करने दे, इसकी पिटाई करेंगे, बुढ़ा तो है मरता नहीं, इसको ठीक करेंगे। अब लड़की है, उसे टॉयलेट नहीं होता। नाउ व्हेन द फादर इज विड्रॉइंग, शी पुट्स अप अ पिटिशन दैट आई एम गोइंग टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ माय फादर, क्योंकि उसको पता है वो लड़के क्या करने वाले हैं। और वो अब फादर को अपने बताते, फादर कहता है मैं 80 साल का हो गया हूं, 85 साल का हो गया हूं, बेटा मेरे में हिम्मत नहीं लड़ने की। वो कहती है आप मत लड़ो, मैं लड़ूंगी। नाउ दिस कैन बी अ ट्रांसपोजिशन। इस तरह के बहुत केसेस होते हैं, लाइफ में बहुत होते हैं, जहां पे एक डिफेंडेंट जो होता है वो बना तो देते हैं डिफेंडेंट, पर कायदे से वो डिफेंडेंट नहीं होते, वो उसी के प्लेंटिफ के ही होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, बुजुर्ग हो गए, वो लड़ना नहीं चाहते, एज हो गई बहुत ज्यादा, 90-90 साल के लोग लड़ के सारों कोर्ट्स भरे हुए हैं, इतने सारे केसेस हैं उनके, भरे हुए हैं पूरे कोर्ट्स। तब उनमें से जैसे मैं एग्जांपल दिया, उसकी लड़की को उसका भला चाहिए, तो इसलिए उसको पता है कि डिफेंडेंट्स के, नाउ शी मे बी, द वर्ड यूज्ड हियर इज ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, चेंजिंग साइड्स। सो नाउ शी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्लेंटिफ। तो पर इसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले, द ओरिजिनल प्लेंटिफ मस्ट विड्रॉ या अबैंडन। उस टाइम पे ये डिफेंडेंट कहेगा नहीं जी विड्रॉ मत करो, इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ नहीं है, मैं आ जाती हूँ। तो ये आई होप एवरीबॉडी से। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो रूल 1A है, इसको हमने पढ़ना है पहले रूल 10 ऑर्डर 10 और ऑर्डर 1। तो 110 को पहले हवाला देके फिर आना है ऑर्डर 23 रूल 1A पे। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट मैटर्स जो आजकल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स गो टू रूल 2। वो जो मैंने आपको लिमिटेशन की बात बताई थी, वो ही यहां पे बताई गई है। लिमिटेशन, रूल 2, इन एनी फ्रेश सूट instituted on permission granted under the last preceding rule, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted। यानी कि कोर्ट में जो टाइम रहा है वो सूट, उसका लिमिटेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉल में आपको सारी कैंडीज नहीं देंगे हम। तो इसीलिए जब आप विड्रॉ करोगे, एक नुकसान तो होगा ही होगा, इवन अगर आप परमिशन ऑफ द कोर्ट के साथ जा रहे हो, और वो है आपका लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्ट नहीं होगा। जब हम जाते हैं लिमिटेशन एक्ट में, तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको वहां पे क्या होता है, लिमिटेशन का टाइम में जो कोर्ट में टाइम बीता होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो लिमिटेशन में से माइनस हो जाता है। यहां पे नहीं होगा। सो एनी टाइम विच इज स्पेंट इन द कोर्ट विल नॉट बी गिवन एनी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड। इट इज एज इफ यू हैड नॉट इंस्टीट्यूटेड अ सूट, और आपका लिमिटेशन पीरियड वैसे ही चल रहा है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग रजिस्टर्स में इसको लिख लेना। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ओके, now we have rule 3, but I think I have just 3-4 minutes। इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख लो, क्योंकि इसमें मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए। लेट्स क्विकली राइट डाउन। अब एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज 2 वर्ड्स है। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज
एंड सैटिस्फैक्शन, 3 वर्ड्स लिख लो। पहले शुरुआत करनी हमने वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हीरालाल वर्सेस रमनलाल 1993 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का रूल, चांद कौर वर्सेस राज कौर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल 3, चांद कौर वर्सेस राज कौर 1997 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। The object of this rule is to avoid multiplicity of litigation and to permit the parties to amicably come to a settlement which is lawful and which is in writing. ये writing वाला part जो है ये 1976 amendment से add हुआ था, and a voluntary act on part of the parties. The court can be an instrument in having a compromise effected and to give finality to such an agreement. This rule lifts any bar on compromising the dispute after instituting a suit. तो ये रूल से तो अब क्वेश्चन क्या उठता है, सूट शुरू होने के बाद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या? आंसर यहां है यस। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शुरू हो गया, सूट का 70% सूट खत्म हो गया, पार्टीज कहते हैं जी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो क्या आप एडीआर में भेजोगे? 70% सूट आप कर चुके हो? नहीं सर, हमारे पास ऑर्डर 23 रूल 3 है। तो इसलिए मैं ये चीज लिख लो इसको वापस। दिस रूल, ये मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को कोट कर रहा हूं, दिस रूल लिफ्ट्स एनी बार on compromising the dispute after instituting को underline कर लेना, after instituting a suit. The rival parties may mutually settle the dispute at any stage of the suit before pronouncement of the judgment. Fine, we'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.